ओके। सो हम लोग ये देख रहे थे। और ये प्रोसेस हम लोग बहुत क्विक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग हाउ आई एम डूइंग। ऐसा जरूरी नहीं कि आप मेरी हर चीज़ फॉलो करो, लेकिन एटलीस्ट आपको एक आइडिया आ जाएगा। मैंने यहाँ पे बहुत सारा मिक्सचर कर दिया है, लेकिन बच्चे नीचे बैठे, उनने कोई बुक नहीं लाया था, लेकिन दो ऑप्शन तो एलिमेंट हो गए, तीसरा ऑप्शन बहुत क्लियर है, तो ये भी सो गया, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। इनसाइड द क्लासरूम वाला देखिए। इनसाइड द क्लासरूम, यहाँ पे क्लासरूम में आने के बाद बॉयज टू वन साइड, गर्ल्स टू अदर। कैसे बैठे? गर्ल अलग, लड़के लड़कियां अलग अलग बैठे। तो ये इनसाइड द क्लासरूम, ये गलत हो गया। अब देखिए कहाँ पे बैठे? चिल्ड्रन सैट डाउन ऑन द फ्लोर। ओके। ओके, तो ये सारे लोग, क्या ऐसा है क्लासरूम के बाहर लड़कियां बैठी है और लड़के वरांडा में बैठे हैं? नहीं है, ये भी गलत है। ऐसा भी नहीं है कि लड़के नीचे बैठे हैं, लड़कियां खड़ी रही है, लड़के खड़े रहे, तो हमको ये ऑप्शन आ गया। फिर आते हैं लास्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंस इज करेक्ट? द स्कूल गेव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू डिसिप्लिन। एवरीथिंग वॉज वेल मेंटेन, मेंटेन वेरी वेल नहीं था। कैसे? क्योंकि हमने देखा है कि वहां पे कचरा पड़ा था, फिर झाड़ना पड़ा। चिल्ड्रंस वर ट्रीटेड विथ लॉट ऑफ केयर। चिल्ड्रंस डिड नॉट एक्सपेक्टेड टू ओबे टीचर एंड डू एज देवर ऑर्डर। हाँ, एक्सपेक्टेड टू ओबे टीचर्स एंड डू एज देयर ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे क्या हमको, अब मैं मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे कि या तो वो डिसिप्लिन है, या चिल्ड्रन से अपेक्षा थी कि वो टीचर को ओबे करे, उनका पालन करे और जो भी ऑर्डर दिया गया वो फॉलो करे, या फिर बच्चों को बहुत ही केयर से ट्रीट किया जा रहा था। फिर से एक बार हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेंगे। आए, सेपरेट रो में खड़े रहे, फिर से देयर वॉज लॉट ऑफ नॉइस एंड बसल एज चिल्ड्रंस वर केप्ट जॉस्टिंग एंड टॉकिंग टू ईच अदर। तो देखिए यहाँ पे क्या डिसिप्लिन लगता है हमको? मुझे पर्सनली नहीं लगता है, क्योंकि बच्चे तो आके बहुत सारे बात कर रहे थे। डिसिप्लिन मुझे नहीं दिख रहा वहां पे। हम्म। ओके, तो यहाँ पे लेकिन एक बात ये भी है कि सुबह आने के बाद रो में खड़े रहे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो वाला। ओके, तो अब बाकी पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि देवस क्या बोलते हैं कि डिसिप्लिन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो दैट इज माई आंसर नाउ। ओके, तो हमने क्या किया? जैसे पहले केस में हमने पहले पैराग्राफ पढ़ा, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ आए। नाउ व्हाट वी डिड, हमने पहले क्वेश्चंस पढ़े और वी स्ट्रेट फॉरवर्डली जंप्ड इनटू कि आंसर्स, पैराग्राफ, और फिर हमने फिर से मतलब क्वेश्चन, पैराग्राफ एंड देन क्वेश्चन, और हमने क्विकली किया। अब आपको क्या लगता है कौन सा आपके लिए बेटर है? फिर एक बार बताइए। दैट्स अ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, क्योंकि जनरली हम लोग इतना सोचते नहीं है, लेकिन इससे आपका आधा मिनट, 1 मिनट, 10 सेकंड भी बच जाते हैं, तो दैट इज एडवांटेज टू यू। कि लास्ट में थोड़ा बहुत फास्ट फास्ट हो गया क्या? मेरे को भी ऐसा लगा, लेकिन दैट्स हाउ। आप अगर वेरी क्विकली। हाँ मिलन। मैं ये बोल रहा था कि अगर हम क्वेश्चन के बाद पैराग्राफ पे जाएं तो हम वो वाले आंसर सही से नहीं क्लियर कर पाएंगे कि मान लीजिए पूरे पैराग्राफ का कंक्लूजन पूछ रहा होगा किसी क्वेश्चन में, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब तो से पहले पैराग्राफ हो जाए उसके बाद क्वेश्चन हो जाना हाँ, चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है। अब आपको ये देखना है, जैसे मान लीजिए कि कंक्लूजन वाले पैराग्राफ है, कंक्लूजन वाले क्वेश्चन है, तो आपको अगर दिख जाएगा ये कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली सिर्फ एक लाइन पढ़ के नहीं समझा, तो आप उस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए स्किप करिए ना। अगर बाकी क्वेश्चन आपके झट से हो रहे हैं, और वो क्वेश्चन एनीवे इन द प्रोसेस ऑफ आप सब पैराग्राफ तो रीड करेंगे, क्योंकि बाकी 3 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में, और कंक्लूजन वाले के लिए एक बार कट 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 करके आप जा सकते हो। समझ रहे हो? तो ये जरूरी नहीं कि ऐसा नहीं है, मतलब अगर मिलन के लिए ये मेथड काम कर सकता है, दैट्स ऑल राइट। इसका सिर्फ इंटेंशन ये है कि आप खुद के लिए इस प्रोसेस पे रिफ्लेक्ट करें कि आपके लिए क्या बेहतर है।
मैं क्या बता रहा हूँ वो मायने नहीं रखता, मैं सिर्फ कैसे किया जा सकता है बता रहा हूँ, लेकिन कौन सा तरीका आपके लिए बेटर है वो तो आप सभी को चूज करना है। ओके, तो एक हो गई ये तरीका। दूसरा हमने देखा कि हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं, हम लोग एक्सट्रीम स्टेटमेंट देखते हैं, इलिमिनेशन करते हैं चीज़ों का, इन्फरेंस निकालते हैं हम लोग, फिर हमको क्या बोलते हैं उसका कंक्लूजन पैराग्राफ का निकालते हैं हम लोग, फिर हमको डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, कुछ चीज़ों का मीनिंग पूछा जाता है। अब आते हैं हम लोग एक ऐसी चीज़ पे कि जो शायद आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाएगी। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, कहीं पे कुछ ऐसे वर्डिंग्स हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट जाते हैं। मतलब सिनोनिम वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको इस शब्दों का मतलब क्या है ऐसा पूछा जाता है। और जैसे यहाँ पे देखिए, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। इसका रीज़न भी यह है कि अगर आप, इसका रीज़न इसलिए भी है कि बहुत बार क्या होता है कि आप पूरे पैराग्राफ को कंटेक्चुअलाइज नहीं कर सकते। तो अगर आपको, क्योंकि एपीयू में तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप, जब तक आपको लगा, आपको अगर डिफिकल्ट लगा, जैसे मैंने जब ये पढ़ा तो ये बहुत डिफिकल्ट लगा स्टिफल्ड मीन, जब तक आप, क्योंकि सिर्फ पैराग्राफ में किस कंटेक्स्ट में यूज किया गया है वो बात नहीं है, आपको ये भी समझना होगा कि जो कंटेक्स्ट पैराग्राफ में यूज किया गया है उसका सही वर्ड यहाँ पे दिया गया है क्या। मान लीजिए आपको पैराग्राफ में उसका मतलब कन्फिस्पेक्टेड इसमें लिया गया है, लेकिन आपको कन्फिस्पेक्टेड वर्ड आप पहली बार पढ़ रहे हो, सफोकेटेड आप पहली बार पढ़ रहे हो, या फिर डिफ्लेक्टेड आप पहली बार कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये एपीयू का क्वेश्चन पेपर आप इसको वर्ड टू वर्ड अच्छे से समझ लोगे, इसके वर्ड के मीनिंग निकालोगे, इसमें जो भी दिया गया है वो सारी कर लोगे ना अगले 15-20 दिनों में, तो आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन डिफिकल्ट नहीं जाएगा। वोकैबुलरी मुझे लगता है बाकी कहीं पे मत जाओ, सिंपल एपीयू का क्वेश्चन पेपर है, इसमें से जो भी बड़े बड़े ऐसे वर्ड है आप उसको पिकअप कर लो, उसको डिक्शनरी में आप समझ लो क्या है उसका मीनिंग थोड़ी देर के लिए, या इसका प्रिंट आउट करवा के लो, और अनडिटरमाइंड के सामने, अंडरमाइन के सामने आप वो लिखो, डिफ्लेक्टेड के सामने आप उसका मतलब लिखो, कन्फिक्सेड के सामने आप उसका मतलब दो। उससे क्या हो जाएगा, एटलीस्ट कुछ तो वर्ड आपके पास आएंगे जो खुद एपीओ ने आपको दिए थे। तो मुझे हाईली लगता है कि ये ऐसे ही किसी चीज़ को उठा के डाल देंगे। और अगर ये 90 पेज का पीडीएफ आप अगर अच्छे से करते हो, 90 पेजेस बहुत बड़ी बात है। हर रोज़ अगले 9 दिनों में हर रोज़ 10 पेजेस को ऐसे घूक के पीना है, जिसको बोलते हैं ना आटा बना के, तो ऐसे करके अगर करोगे तो आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएगी। ऑल राइट, ठीक है। तो नाउ व्हाट विल डू, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ प्रेजेंट। और फाइनल थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, लेकिन नाउ मैंने जैसे आपको बताया, कुछ आपको फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, कुछ इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे जिसके बारे में हमने बात किया। जैसे मैंने बताया वोकैबुलरी, वोकैबुलरी में यहाँ पे देखिए बाइस डिफल्ट इज मीट, रूमिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब्स वो है। जैसे कुछ क्रिटिकल थिंकिंग वाले, हाउ टू नाउ करेक्ट आंसर सर वाइल वी आर डूइंग, मतलब ये नहीं समझ आया मुझे। कल्याण आप बात करके बता सकते हो, जस्ट टेल मी व्हाट यू आर सेइंग। सर आप पीडीएफ में आंसर कर रहे हैं ना अभी हम लोग, हाँ हाँ। उसमें अब आंसर ए ए है करेक्ट है, पहले हम हाँ बी को टिक कर देना तो हम कैसा मालूम होता वो आंसर ए करेक्ट है ना हमारे को, उसका पीडीएफ में करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा ना सर। जब पीडीएफ में करे तो क्या, अच्छा आंसर नहीं मिल रहा है, मुझे आंसर फिर नहीं से, मिल रहा है, आंसर ए करेक्ट है। कौन सा आंसर है करेक्ट है, किस में बोल रहे हो आप।
सर ओवरऑल एक पीडीएफ है ना सर, अभी ग्रुप में सेंड किया पीडीएफ है ना। हाँ हाँ। उस पीडीएफ में वो आंसर हमारे को कैसा मालूम होता पूछ रहे हैं अभी, करेक्ट आंसर। अच्छा, तो वो कौन सा आंसर करेक्ट है वो हमको कैसे कौन हाँ समझा किसके लिए समझ बोल रहे आएगा? हैं वो? हाँ, अभी उसमें आंसर्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन हम्म। मैंने क्या किया है, मैंने एक इंटरनेट से थोड़ा सा एक ये बनाया है, क्या बोलते हैं उसको कि आंसर की बनाया है। तो मैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो मैंने एआई टूल्स का यूज़ करके बनाया है, बिकॉज उसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिविटी रहता है। तो मैं चाहता था कि मेरे कुछ व्यूज़ और ओपिनियंस ना आए, लेकिन हाँ, मैंने सारे क्वेश्चंस को देखा है, हर चीज़ को। तो आप एक बार उसको देख लेना। वो आंसर की मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? तो आप उसके साथ ट्राई कर सकते हो। उसको सिर्फ एक मॉडल के तौर पे लेना। हो सकते हैं कि हमारे पास जितने 20 पैराग्राफ उसमें से एक दो आंसर उसमें रॉन्ग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं, लेकिन आप थोड़ा लार्जर देख लीजिए कि मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर राइट देयर। कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, वो तो थोड़ा बहुत माइनर इधर उधर तो हो जाता है। ओके। ओके, तो मैं फिर से वो शेयर करता हूँ आपको एक बार, मैं कुछ बता रहा था, और फाइनल फिर हम लोग क्लास को रोक देंगे। जी। तो ओके, तो हमने जैसे बोला कि कुछ आपको वोकेबलरी के आधार पे शब्द आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। जैसे यहाँ पे रूमिनेशन क्या है, हाँ, या बाइस डिफॉल्ट क्या है। हम्म ये हो गया। देन क्रिटिकल थिंकिंग और आर्गुमेंट एनालिसिस वाला, कि जैसे ऑथर का टोन क्या है, ऑथर कैसे बोल रहे हैं, किस टोन में बोल रहे हैं, ऑथर के पर्सपेक्टिव क्या है, ऑथर का मेन आर्गुमेंट क्या है, वो वाला है। जैसे कि यहाँ पे एक और हमारे पैराग्राफ में हमको मिलेगी, व्हाई डज द ऑथर कंसिडर हीरो वर्शिप इज डेंजरस, और द टोन ऑफ द ऑथर इज, द टोन अडोप्टेड बाय ऑथर इज। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन है हमारे आगे वाले पैराग्राफ में, जहाँ पे आपको उनके टोन को समझना है, उनके पर्सपेक्टिव को समझना है, उनका आर्गुमेंट समझना है, वो भी है। फिर कंपैरिजन वाले कुछ क्वेश्चन हुआ जिसमें आपको डिफरेंट आइडियाज में कंपैरिजन करना होता है, जैसे कि हाउ डज द एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन कंपेयर टू हंटर गैदरर लाइफ। अब ये आगे वाला एक पैराग्राफ है, उसमें ये सवाल है। इसमें आपको देखिए कि ये रिवॉल्यूशन वाला और हंटर गैदरर, तो दो अलग अलग चीजें थी, उसको आपको कंपेयर करके कुछ सवाल पूछा गया है। और एक ये है कि आपको मेन थीम, जिसको हम लोग इन्फ्रेंस टाइप भी बोल सकते हैं, लेकिन प्राइमरी मैसेज क्या है पैसेज का, मेन थीम क्या है, तो वो सब पूछा है। ये सारे जो एग्जाम्पल है ये हमारे पीडीएफ में से लिए गए हैं। और कुछ एप्लीकेशन वाले हैं, जैसे हाउ कैन द चैलेंजेस डिस्कस्ड अबाउट द मैटरनल हेल्थ केयर बी एड्रेस ग्लोबली। तो इसके कुछ ऑप्शन है, लेकिन वो एप्लीकेशन बेस्ड है। एप्लीकेशन बेस्ड है, उसमें आपको चीज़ों का एप्लीकेशन, मतलब उसको एक्चुअल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होते हैं, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना होता है किसी चीज़ पे। सो वो एक है कि आपको ब्रॉडर जो है, मतलब क्वेश्चंस दैट अप्लाई कॉन्सेप्ट फ्रॉम द पैसेजेस टू ब्रॉडर सिनारियोस, ऐसा वाला। अब जैसे हमने कुछ चीज़ें, जैसे कि डिटेल्ड एनालिसिस फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो इसको थोड़ा सा देखिए। क्या होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्राइमरी हम लोग कैसे इवेल्यूट करते हैं, उसका एम क्या है, मतलब आपको जब वो पूछे जाते हैं वो किस लिए पूछे जाते हैं। तो बेसिक वही है कि आपको क्या, व्हाट डिड द ऑथर मीन बाय स्टेटिंग एक्स वाई जेड चीज़। तो सिंपल ये है कि आपको कुछ डिटेल और एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट को समझ में आता है कि नहीं आता है, आप चीज़ों को इंटरप्रेट अंडरस्टैंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, या एकदम अक्रॉस ट्रेस आपको थोड़ा सा अलग अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके चीज़ें समझ में आए, एनालिटिकल एबिलिटी आप में उतनी है या नहीं है। कुछ कीवर्ड्स है, जनरल कीवर्ड, जैसे वाट, वाई, हाउ, विच, स्टेट, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब। ये सारे वर्ड्स जनरली आते हैं, तो आपको इनके मीनिंग पता हो। व्हाट माने जैसे कि जब व्हाट पूछा जाता है तो एक कुछ कुछ फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती है आपको उस पैराग्राफ में से, या तो कुछ एक्सप्लेनेशन दिए होते हैं वो पूछे जाते हैं। वाई जब पूछते हैं तो कॉज एंड इफेक्ट, नहीं क्या, या फिर किसी चीज़ का रीजनिंग, रीजन, वो पूछा जाता है, तो पैराग्राफ में से हमको उस चीज़ पे फोकस करना है। हाउ पूछा जाता है जनरली क्या होता है कि कोई प्रोसेस है, कोई इम्पैक्ट है, कोई मैकेनिज्म है, तो उसके बारे में हमको पूछा जाता है।
विच पूछा जाता है तो आपको स्पेसिफिक कोई चीज़ या चॉइस आइडेंटिफाई करना पड़ता है उस पर। जैसे विच में जैसे मान लीजिए कि दो कंट्री में झगड़ा चल रहा है और एक कंट्री में 10,000 लोग मरे, तो 10,000 पीपल आर किल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, समझ रहे हो। तो विच में आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ जो है वो चूज करनी पड़ती है, जनरली वो कंपेरेटिव होती है। स्टेट में भी आपको कोई अगर ऐसा वर्ड आता है आपको क्वेश्चन में, तो आपको फैक्ट्स चूज करने होते हैं, कोई ट्रू और फॉल्स बताना होता है। या फिर आप अगर एक्सप्लेन करने को बोलते हैं तो आपको डिटेल क्लैरिफिकेशन देना होता है, डिस्क्राइब करना होता है, थोड़ा सा आपको इलेबोरेट करना होता है। तो ये पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर लूंगा। ऐसे कीवर्ड्स क्वेश्चन में आते हैं, मेन आइडिया क्या है, ये पैराग्राफ का थीम क्या है, उसका पर्पस क्या है, ऑथर का टोन क्या है, ऑथर का एटीट्यूड क्या है, ऑथर का पर्सपेक्टिव क्या है, what this paragraph implies, what is the following inference can be drawn from the paragraph, what is the best conclusion can be drawn from the paragraph। तो ऐसे आपको keywords आते हैं और these are very important। कुछ वोकेबलरी के रिलेटेड भी आते हैं, जैसे वोकेबलरी और कंटेक्स्ट। जैसे वोकेबलरी के लिए डायरेक्ट सिर्फ इतना नहीं आता कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स, विच ऑफ दिस रेफर्स टू, दिस वर्ड सजेस्ट, फॉलोइंग वर्ड इंडिकेट्स, नहीं क्या। तो ये सारे भी वोकेबलरी के क्वेश्चन है। फिर जैसे कंपैरिजन में कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, नहीं क्या, डिफरेंस दोनों में क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर देन दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्स देन दिस। तो ऐसे भी वर्ड बहुत सारे पैरा, ये सारे जो वर्ड्स है वो इससे ही लिए गए हैं अपने डॉक्यूमेंट से। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखना सॉल्व करते वक्त। कुछ क्रिटिकल थिंकिंग और आर्गुमेंट एनालिसिस वाले भी क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको वर्ड आते हैं, कीवर्ड्स आते हैं, आर्गुमेंट नाम का वर्ड आता है, आपको किसी चीज़ का रीज़न आपको स्टेट करना होता है, क्रिटिसिज्म क्या है उसको स्टेट करना होता है, आप किसी चीज़ को सपोर्ट करना है, अपोज करना है, या एविडेंस पूछा जाता है पैराग्राफ में से, या चैलेंज पैराग्राफ में से कोई है तो वो पूछा जाता है, कोई व्यू पॉइंट पूछा जाता है। आपको किसी चीज़ को जस्टिफाई करना है, लेकिन पैराग्राफ से ही उठा के कोई चीज़ को जस्टिफाई करना है, ऑप्शन में आपको होता है वो चूज़ करना होता है। किसी चीज़ से आप एग्री डिसएग्री होते हो। पैराग्राफ जो पूछे गए हैं आपके, वो अलग अलग थीम से पूछे गए, एजुकेशन के हैं, सोसाइटी के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, कल्चर के हैं, पॉलिसी के, हिस्ट्री के, साइंस के, इन्वायरमेंट के। तो इससे क्या समझ में आता है, एग्जाम में आपको किसी भी टाइप के पैराग्राफ आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो पैराग्राफ सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर, आप डेवलपमेंट के हो तो सिर्फ आपको डेवलपमेंट या ग्रोथ के बारे में आएंगे। ये दिमाग में रख लिए कि आपको कोई भी टाइप का पैराग्राफ आ सकता है। अभी कीवर्ड कुछ ऐसे भी थे जिसमें आपको कुछ नंबर्स, परसेंटेज वगैरह पूछे गए थे इसमें ही, लेकिन आपको कोई मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं करना है, लेकिन वो डेटा भी पूछते हैं। जैसे फैक्ट में कि दिस परसेंट ऑफ पॉपुलेशन हैज़ बिन दिस 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 इन दिस कंट्री, तो आप पैराग्राफ में कोई कंट्री का नाम लिखो, आपको कंट्री चूज करना होता है। तो बेसिकली कुछ आपको फैक्ट्स फिगर पूछे जाते हैं, अलग अलग कीवर्ड्स होते हैं, एनालिटिकल है, इन्फरेंशियल है, ऑथर का टोन क्या है, वो सारी चीज़ों। तो ये सारे कीवर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे, तो आप इनको थोड़ा सा देख लीजिए। इनमें से किसी का भी मतलब नहीं समझ आता ना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को देख सकते हो, क्योंकि यही मेरी इसेंस है कि आपको क्या पूछा गया तो उसके बारे में क्या बताना है आपको। वो हो गया। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये जो अलग अलग आपके जो पैराग्राफ्स है, वो मैंने बताया कि वो अलग अलग सोर्सेस से आए हैं, अलग अलग सोर्सेस से आए। जैसे कि एक स्पीच है, द हिंदू का एक आर्टिकल है, समझ रहे हो, या कुछ आर्टिकल्स का सोर्स नहीं दिया गया है। कुछ लैंसेट नाम का सीरीज उसमें जर्नल है, द हिंदू है, द हिंदू का है। फिर एक जीन ड्रेज और अमर्त्य सेन का खुद का एक आर्टिकल ही है। फिर एक इनका भी एक खुद का आर्टिकल है। नेल्सन मंडेला का जो बायोग्राफी है उसमें से कुछ उठाया है। सी ऑफ पॉपीज अमिताभ घोष का वहीं से उठाया है, नहीं क्या। तो वाई आई एम गिविंग दिस कि आपको कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो रीडी इसमें प्रिडिक्ट नहीं करना है कि जैसे बाबा साहब का रिलेशन ऑफ कास्ट उसमें से आया है, समझ रहे हो। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग ये है कि अगर ये सारे पैराग्राफ अच्छे से समझ लोगे तो आपको कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी, समझ रहे हो। तो ये है कि सोर्सेज जो है वो थोड़े से कुछ हिस्टोरिकल एकेडमिक भी है, कुछ करंट जर्नल भी है, और कुछ रेगुलरी वर्क भी हमको मिलता है। जैसे अमिताभ घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, दोरसा आमिर, इनके भी कुछ दिए गए हैं। अब इनके बारे में इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। दो तीन चीज़ें हैं जिसको इलिमिनेशन के लिए यूज़ कर सकते। जैसे हमने बताया कॉन्ट्रडिक्शन दोनों में दिखे। कॉन्ट्रडिक्शन में जैसे यहाँ पे देखिए कि पैसेज में बोल रहा है कि एजुकेशन फॉर गर्ल्स इज ऑफन बैन, और ऑप्शन में बोल रहा है कि गर्ल्स हैव इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन।
तो समझ रहे हो, तो ये चीज़ इलिमिनेट करी जा सकती है। तो एक्सट्रीम चीज़ें अगर पैसेज के एक्सट्रीम में आ जाए, दो ऑप्शन में एक्सट्रीम आ जाए, तो हमको उसको ये करना है, कॉन्ट्राडिक्टरी होंगी तो उसको इलिमिनेट करना है। कुछ एक्सट्रीम लैंग्वेज आती है जैसे कि ऑलवेज, नेवर, ऑल, ओनली, तो थोड़ा सा इसमें कोई आप चांस लेके इलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन वही है कि कंटेक्सचुलाइज करके देख लेना कि पैराग्राफ में क्या वो बोला गया है। तो अगर आपको कुछ नहीं आता तो इस तरीके की टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। देखिए कि कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ें फैक्चुअली पैराग्राफ और सवाल से रिलेटेड नहीं होती है, बात पूरी इंडिया के बारे में कही जा रही है, ऑप्शन में चाइना लिखा है, तो आप इजीली उसको इलिमिनेट कर सकते हो। खास करके क्या बोलते हैं कि जैसे इफ क्वेश्चंस आस्क फॉर स्पेसिफिक कॉज, इम्पैक्ट और रीजन, इलिमिनेट ऑप्शन दैट डोंट डायरेक्टली आंसर द क्वेश्चन। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आंसर डायरेक्टली ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन नहीं दिया गया है और वो इरिलेवेंट लगती है आपको, तो वो आपको उसको हटा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ पर्टिकुलर एजुकेशन प्रोग्राम। अब उसमें एक ऑप्शन ये है कि एन ऑप्शन टॉक्स अबाउट की हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बट नॉट अबाउट द डिक्लाइन इटसेल्फ इलिमिनेटेड। तो जो इरिलेवेंट ऑप्शन है उसको हमने इलिमिनेट कर दिया। ये जो सवाल है वो आगे आपके पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। जैसे बहुत जगह पे क्या होता है कि टोन मैच नहीं होता है, और टोन में बेसिकली वही एक कॉन्ट्रास्ट है। कोई जैसे मलाला यूनिवर्सल राइट के बारे में बोल रही हो और अचानक मलाला गुस्सा तो नहीं हो जाएगी, तो वो टोन गुस्से वाला तो नहीं आएगा ना। तो अगर ऐसा आता है तो वो कॉन्ट्रडिक्शन आप लोग निकाल सकते हो। इसमें क्या है बेसिकली कि पे अटेंशन टू द टोन एंड द कंटेक्स्ट ऑफ पैसेज। इफ द ऑप्शन इज टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव, द कंपैरिजन ऑफ द टोन इन द कंपैरिजन टू द टोन ऑफ पैसेज इट्स लाइकली टू इनकरेक्ट। अगर पैसेज बहुत पॉजिटिव है और ऑप्शन बहुत निगेटिव है, समझ रहे हो, पैसेज की टोन बहुत पॉजिटिव है, कुछ होपफुल है, और ऑप्शन में आपको बहुत ही निगेटिव या एकदम क्या बोलते हैं उसको कि होपफुल के अपोजिट क्या होता है, तो अगर वैसा कुछ एकदम निराशाजनक है तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज बैक ऑफ द माइंड में भी आपको अगर इतना भी याद रहेगा तो एक दो सवाल करेक्ट हो सकते हैं इससे, लेकिन इसको ही प्राइमरी मेथड यूज नहीं करना है। मेजर क्वेश्चन को पढ़ना समझना वही है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे जनरलाइजेशन और स्पेसिफिक्स अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो वो बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि कुछ ऑप्शन बहुत जनरल और वैग होते हैं, कुछ ऑप्शन बहुत ही मोर स्पेसिफिक होते हैं। सो फोकस ऑन द लेवल ऑफ डिटेल प्रेजेंटेड इन द पैसेज, इलिमिनेट ऑप्शन दैट आर टू ब्रॉड और अनस्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे हमारा वो बच्चों वाला पैसेज था कि जिसमें बहुत डिटेल दिया गया है, क्लासरूम गंदी थी, बच्चे आए, रो में खड़े रहे, उनके साथ माँ बाप आए, और एक बहुत ही ब्रॉड ऑप्शन दिया गया है कि क्लास में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, इस पैसेज में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है ऐसा बोल रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो बहुत ही जनरल वैग एकदम ब्रॉड बताई जाती है, और पैसेज बहुत ही स्पेसिफिक होता है, समझ रहे हो। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि आ, आ, इसको कैसे एग्जांपल ले लें हम लोग, लेट मी जस्ट आर्टिकुलेट। मान लीजिए कि कोई पैसेज है जिसमें प्रॉपरली कास्ट सिस्टम के बारे में बात किया जा रहा है, कास्ट सिस्टम के बारे में डिटेल में, कास्ट सिस्टम क्या है कैसे ही वो बताया जा रहा है, और अचानक से बीच में एक आर्गुमेंट आ जाता है कि अंबेडकर और गांधी में पूना पैक्ट हो गया। बहुत ही इरिलेवेंट आ गया ना ये। तो आप उस तरीके से थोड़ा सा, अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ है और अगर कोई अचानक से आपको कोई जनरल और इरिलेवेंट चीज़ आती है तो आप उसको इलिमिनेट कर सकते हो। और पैस में बहुत बार ऐसा होता है, वो आपकी एक एनालिटिकल एबिलिटी को जज करने के लिए दिया जाता है। आप उन ऑप्शंस को भी इलिमिनेट कर सकते हो जो ऑप्शंस क्या बोलते हैं ट्रूली किसी क्वेश्चन का आंसर ना, अगर आपको लगता है, जैसे हमने बहुत जगह पे देखा था, मुझे ऐसा लगता था कि वो डिसिप्लिन नहीं आएगा तो मैंने थोड़ी देर के लिए उसको होल्ड पे लगा। इलिमिनेट करना माने डायरेक्ट आंसर टिक करना नहीं होता है। इलिमिनेट करना माने अपने दिमाग में, इसलिए कागज पेन आपके पास रख के रखे, क्वेश्चन 1 में ऑप्शन बी मैं इलिमिनेट कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ऑनलाइन में भी आप अपने पास कागज रख सकते हो लिखने के लिए, तो वो थोड़ा सा ट्राई करें। इलिमिनेशन माने डायरेक्टली आंसर ढूंढना नहीं, इलिमिनेशन माने कि आपके बाकी सवाल के आंसर हो गए हैं, अब इलिमिनेशन में 2-3 ऐसे सवाल है जिसमें से 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन में हो, बाकी मैंने इलिमिनेट कर दिए, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं राइट आंसर के। 50% चांसेस होते हैं पहले, तो 100% बढ़ जाते हैं, समझ रहे हो। या अगर 4 ऑप्शन में से आपने अगर 2 आंसर इलिमिनेट कर दिए तो अब आपके चांसेस 50-50 है, समझ रहे। लेकिन 4 आंसर अगर चारों में से कुछ भी इलिमिनेट नहीं हो रहा तो आपके चांसेस 25% है, तो आपके आंसर करेक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं इलिमिनेशन टेक्निक से। कभी कभी लॉजिकल कंसिस्टेंसी भी देखना, जैसे पैसेज अगर कुछ किसी स्पेसिफिक पॉलिसी के बारे में बोल रहा है
और फिर अचानक से कोई ऑप्शन ऐसा आता है जिसमें पॉलिसी इज नो लॉन्गर इन द इफेक्ट, समझ रहे हो? तो वो भी एक एक क्या बोलते हैं, लॉजिकल कंसिस्टेंसी नहीं बन जाता है। तो इसमें देखिए आपकी, अगर मान लीजिए कि 10 दिन पहले कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुआ है और आपके ऑप्शन में लिखा है कि पॉलिसी कुछ साल पहले ही इफेक्ट से बाहर चली गई है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग है, उसमें लॉजिकल कंसिस्टेंट नहीं, क्योंकि पैराग्राफ तो बोल रहा है कि रिसेंटली पॉलिसी आई है और आप बोल रहे हो उस पैराग्राफ ऑप्शन में लिखा है कि ये जो पॉलिसी है ये तो अब इफेक्ट में ही नहीं है, समझ रहे हो? तो वो बहुत कॉन्ट्रास्टिंग हो जाता है, लॉजिकल कंसिस्टेंसी नहीं होती, तो आप ऐसे ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हो। और ट्राई करना कि थोड़ा सा आप कंटेक्चुअल मैचिंग कर ले, जैसे फॉर एग्जांपल कंपेयर द आंसर चॉइसेस विद स्पेसिफिक लैंग्वेज और कोड्स यूज्ड इन द पैसेज। अगर आपका कोई आंसर चॉइस है तो थोड़ा सा, जैसे हमने एक जगह पे किया था कि मुझे ये लगता है लेकिन एक बार लेट अस गो टू द पैसेज और चेक करना, तो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि पैसेज के साथ वो मैच तो हो रहा है नहीं है। तो आंसर को बार बार रीअश्योर करना पड़ता है हमको, एक बार में आंसर टिक कर दिया ऐसा नहीं है। भले ही आपको 100% लगता हो कि आंसर सही है, लेकिन एक बार पैसेज में जाके वेरीफाई करना, उसका कंटेक्चुअल मैच करके लेना। जैसे बहुत बार क्या होता है कि ऑफन की पेजेस और वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विल अपीयर इन वन और टू ऑप्शंस दैट मैच द मीनिंग एंड कंटेक्स्ट क्लोजली। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली बहुत बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में सेम चीजें बोली गई होती है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, अब उसमें हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए हमको पैसेज को रेफर करना पड़ता है। जैसे वहां पे था कि एजुकेशन इज ए यूनिवर्सल राइट, और दूसरा ही बोला गया है कि एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब दोनों में एजुकेशन बोल रहा है, गर्ल्स का एजुकेशन बोल रहा है, तो वो भी हमको समझना पड़ेगा कि कंटेक्चुअल मैचिंग क्या है उसका। अब एलिमिनेशन प्रोसेस की एग्जांपल मैं हमने तो वो देखे ही थे, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल थोड़ा सा एनालिसिस करके रखा है। समरी क्या है, कुछ बेसिक चीज़ें कि आप ऐसी चीज़ों को एलिमिनेट करें जिसमें एक्सट्रीम्स है, इरेलीवेंट चीज़ों को रिजेक्ट करने का ट्राई करें, अगर लॉजिकल कंसिस्टेंसी नहीं है तो उसको थोड़ा सा आप हटाने की कोशिश करिए, लॉजिकल फ्लो वगैरह नहीं है तो उसको भी आप हटा सकते हो। ये वाली चीज़ें हैं, ये कुछ मैंने आंसर्स के ये बना के रखे हैं और दिस फाइल आई विल शेयर विथ यू, ठीक है? ऑलराइट, सो ठीक है, अभी समझ आ गया? कोई दिक्कत, किसी कोई सवाल है और भी फाइनल, सो दैट हम लोग रुक जाते हैं, अभी 2 घंटे हो गए। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल रहा होगा। वैसे तो माय स्पेसिफिक, क्योंकि स्वाति मैम वाज बिजी विद समथिंग सो शी कुडंट टेक अप द क्लास, सो आई हैड टू टेक इट। ओके, हेल्पफुल था कुछ, आप बोल भी सकते हो कि हाँ कुछ चीज़ों में नहीं था, आई एम नॉट इन ग्रुप। सिद्धांत, यस। सर वो जो कॉमर्स वाला टॉपिक था ना, हम्म। जहाँ पे आरबीआई का मेंशन था, बैंक्स का मेंशन था, लोन्स का मेंशन था, एक्चुअली आई एम हम्म। नॉट बिलोंग टू दैट कॉमर्स बैकग्राउंड। हाँ। बट सर फिर ऐसा पैराग्राफ आएगा जो मेरे फील्ड के रिलेटेड नहीं था, जो मैंने कभी नहीं, तो सर वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि कुछ वर्ड थे उसमें जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। जैसे हम्म। इक्विटी, मैंने अभी तक कभी, मतलब आई अवेयर अबाउट दैट वर्ड, बट कभी मैंने जाना नहीं है वो वर्ड। हम्म। तो सर हाँ जी तो ऐसे इसीलिए, टाइम पे फिर वो पैराग्राफ ही। हाँ तो आप इसको, अभी क्या है ना कि दिस इज टू लेट एक्चुअली, मतलब अभी तो हमारे पास 15 दिन है, इसलिए हम तो कुछ ये नहीं कर सकते, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी आपको एग्जाम में ये सॉल्व कर रहे हो आप, तो आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप अभी ये कर सकते हो कि वो जो 90 पेजेस का पीडीएफ है उसमें जो भी चीज़ें गई है उसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। उससे क्या हो जाएगा, पहला फ़ायदा ये है कि आपने एपीयू के जो भी दिए हुए टॉपिक्स है, कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ्स है, वो आपको पूरे उन्होंने दिए है, तो आपने उनको पढ़ा, आपने उनको समझा, तो भी आपकी जो एक्चुअल कुछ चीज़ें हैं, जो कॉन्सेप्ट है, वो उसी को पढ़ के क्लियर हो जाएगी। जैसे अभी इक्विटी पता नहीं है तो आपने वहाँ पे पढ़ा, अब आप उनको समझोगे फिर से, तो उसको कॉन्सेप्ट उसके समझना, एक पहला पार्ट ये अभी अगले कुछ दिनों में। दूसरा ये है कि इवन इफ आप किसी फील्ड से नहीं हो, लेकिन आपका इंग्लिश लैंग्वेज स्किल एक्सपेक्टेड है कि आपको कोई भी चीज़ पढ़ने को दे दी जाए, तो एटलीस्ट आप उसका सेंस बनाने की ट्राई कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आपको इक्विटी पता हो, लेकिन आपको इतना तो समझ आ गया ना कि वो बात बैड लोन्स के बारे में की जा रही थी, वो बात में अगर किसी भी बैंक के पास बैड लोन्स होंगे तो उसको कैसे कम किया जा सकता है उसके बारे में हो गई थी, उसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे।
अगर इतना भी समझ जाते हो तो अच्छी बात है। अब इसमें एक और चीज़ ये है कि बहुत बार आपके फील्ड के पैराग्राफ नहीं है, तो आपको क्या करना है, पहले ये देखना है कि विच पैराग्राफ इज इजी फॉर यू, विच पैराग्राफ दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। थोड़ा सा अगर उसको स्कीम करेंगे तो आपको लगता है कि हाँ यार, मेरा ऐसा होता है कि बहुत बार जितना जहाँ पे डेटा ज़्यादा दिखेगा ना, मेरे को इरिटेट हो जाता हूँ। व्हाट आई विल डू, मैं ऐसे पैराग्राफ जाऊँगा जो छोटे दिखते हैं मुझे, थोड़ी ईजी लगते हैं ऊपर ऊपर से, नहीं क्या? तो ऐसे। और माफ़ करना दोस्त, इसमें यह है कि अभी आपको इसको फेस तो करना पड़ेगा। समझ नहीं आता लेकिन इसको फेस तो करना पड़ेगा। इसके लिए अभी क्या होगा, अभी वक्त है कि उन्होंने कुछ 90 मतलब 20 पैराग्राफ है, 20 पैराग्राफ हर एक थीम से है। तो अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो आपको एक थोड़ा बहुत क्लियर आइडिया आ जाता है और थोड़ा बहुत एक क्लैरिटी आ जाता है, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो। इसको एक्चुअली इसको फेस करने का सही तरीका यह था कि अभी तक आप अगर हर रोज किसी एक न्यूज़पेपर से एडिटोरियल पढ़ते रहे, अभी तक आज तक पिछले, जैसे हम लोग मतलब हमने अगस्त से शुरू किया था हमारा अर्लियर बैच वाला, जो भी बैच में थे स्टूडेंट, तो हम लोग हर रोज न्यूज़पेपर भेजते हैं। अब मुझे नहीं पता कि कितने स्टूडेंट इसको रेगुलर पढ़ते हैं। रेगुलर अगर आप एक एडिटोरियल पढ़ते हो तो ओवर लास्ट पीरियड ऑफ टाइम, पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ महीनों में भारत भर में अलग अलग इश्यूज में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता चल जाता, तो आप थोड़े इक्विप हो जाते हैं। और आपने वैसा किया तो वेल एंड गुड, इफ नॉट देन डोंट वरी। अभी सिर्फ इसी पे फोकस करो, जो आपके सामने पड़ा है उतना है, तो उसके बारे में चिंता मत करना ज़्यादा अभी, क्योंकि जो चीज़ें अभी से अभी नहीं कर सकते आप 1 मिनट में या 10 दिन में, उनके ऊपर फोकस नहीं करना। क्योंकि 10 दिन में आप पूरा इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते हो, पढ़ के भी क्या चांसेस है, कितना फायदा है उसका। एक पैराग्राफ के लिए आप पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, समझोगे, तो डोंट डू इट। 2-3 मार्क्स के लिए आप उतना बड़ा ये नहीं ले सकते। बेटर ये है कि आप राइटिंग प्रैक्टिस करो अच्छे से। हो सकता है कि यहाँ पे आपके 1-2 मार्क्स कम हो, लेकिन राइटिंग जो प्रैक्टिस है, जैसे हमने कल सेशन लिया था, राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी एसेंशियल। अगर वो करते हो आप तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आज के इस वीक में आज का लास्ट क्लास आपका मैथ्स का होगा। उदित सर लेंगे उसको, आई विल बी देयर ऑल्सो, बट उदित सर ही लेंगे। और उसके बाद कल तक आपके सारे सेशन हम लोग ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। विल अपलोड दिस सेशन ऑनलाइन। इसके बाद आपका कोई क्लास नहीं है, डायरेक्ट आपका अगले वीक में हम लोग सोशल साइंसेस वाला जो वीकेंड में ले रहे हैं। अब ये पूरा वीक आप क्या करेंगे, पूरा वीक आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको सॉल्व करना है। मैं कुछ क्वेश्चंस का बैंक भेज दूंगा आपको। अगर हफ्ते में हर रोज आपको एक सवाल लिखना है तो हम लोग 7 या फिर ऐसे कर सकते हैं कि कम से कम 15 क्वेश्चन हम लोग डेवलपमेंट स्टडीज़ या एजुकेशन के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए दे देंगे, सेपरेट सेपरेट बना के। आपको हर रोज़ एक सवाल सॉल्व करना है। आपको हर रोज़ कम से कम 20 या 30 MCQ सॉल्व करने हैं हर रोज़। माने क्या हो जाएगा कि अगले 20 दिनों में, या अभी आज है 24 तारीख, तो 20 दिन हमारे पास है, और हम लोग मानते हैं कि 15 दिन ही मान लेते हैं उसको। तो अभी से हर रोज़ आपको कम से कम 2 या 3 पैराग्राफ सॉल्व करने हैं। तो 15 दिनों में आप कम से कम कितने करोगे, कैलकुलेशन करिए, 60-70 पैराग्राफ 15 दिनों में 45 के आसपास आ जाएगा वो। तो मैं 4 कंसिडर कर रहा था, तो 3 अगर या 4 कंसिडर करते हो तो आप कितने कर देते हो, 60 पैराग्राफ सॉल्व करोगे। हर एक पैराग्राफ के साथ अगर 3 से ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप अराउंड 180 to 200 क्वेश्चन सॉल्व करोगे सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के। दैट इज अ स्ट्रैटेजी। एक पॉइंट के बाद लॉजिक से भी ज़्यादा हार्डवर्क काम में आता है। हार्डवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो करो। फिर मैथ के हर रोज़ कम से कम, मैथ के अगर 20 इसके 15 लॉजिकल इसके आते हैं क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के, तो हर रोज़ 15 क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढो और सॉल्व करो। तो ये 15 क्वेश्चन हो गए। तो 15 दिन में अगर 15 क्वेश्चन करते हो तो 250 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। तो 15 मैथ के, इसके हर रोज़ कम से कम 5 सॉल्व करते हो तो 20 इसके, और फिर आंसर राइटिंग का हर रोज़ 1 या 2 क्वेश्चन, हर रोज़ एक ऐसे लिखना। अगर इतना हार्ड वर्क करोगे तो आई कैन एश्योर यू कि 15 दिन में बहुत सारी चीज़ें दिमाग में अपने आप सेट हो जाती है। आप बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत मेहनत लगती है। अगर अब तक रेगुलर किया है चिल रह के तो यू डोंट नीड टू वरी। लेकिन अभी तक आपने तो आपको लगता है कि थोड़ा सा कम काम किया है, तो स्टिल यू हैव गुड टाइम। मैंने क्या क्या बताया एक बार फिर से लिख लो अपने पास। वी हैव 15 डेज। 15 डेज में हर रोज़ कम से कम मैथ के अगर मान लो
15 एमसीक्यू सॉल्व करते हो आप, लॉजिकल कहीं से भी ऑनलाइन ढूंढो, सॉल्व करो, उसके ऊपर सोचो, उसके कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको गलत लग रहे हैं, आपके क्लियर नहीं है, तो जाओ इंटरनेट पे, क्या टेक्निक है, हर रोज एमसीक्यू सॉल्व करो, जो डिफिकल्ट चीज़ें हैं मैं अपने डॉक्यूमेंट में ही लिख लाऊँ, ताकि आपको वो डॉक्यूमेंट जब मैं शेयर करूँगा तो आपको आसानी होगी। ठीक है, हम लोग इसको स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 15 डेज लिख लेते हैं और देन आई शेयर विथ यू। दिख रहा है डॉक्यूमेंट? सो और ये हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत सारे लोगों का अगर कॉन्फिडेंस है तो मत करिए, लेकिन जिनको लगता है कि मुझे और काम करना चाहिए, और इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, अगर एक बार सिलेक्शन हो गया तो 2 साल लाइफ बहुत सेट है, बहुत चीज़ें सुलझ जाती है लाइफ में। स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 15 डेज, एवरी डे देखिए, तो कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन के एवरीडे, मान लीजिए आप अगर 4 पैरा सॉल्व कर लेते हो, विच इंक्लूड्स, अगर मिनिमम 4 क्वेश्चन भी लिख लेते तो हम लोग 15 क्वेश्चन लिख लेते हैं। एवरीडे 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के सॉल्व करना। उसमें सॉल्व करते हो तो चीज़ें याद रखना, पहले तो कि एनालिसिस करते करते सॉल्व करना, दूसरा कि वर्ड्स जो आप वहीं पे सीखते हो तो उसका वोकैबुलरी जो है वो क्या, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना। हम्म, समझ रहे हो? और अगर कुछ नए वर्ड्स आपको आते हैं तो उनको थोड़ा सा सर्च करना, ये प्रोसेस है, दिस इज हाउ यू। तो अगर 15 दिन में आप अगर कम से कम हर क्वेश्चन में, अगर एक पैराग्राफ में अगर 2-4 वर्ड भी नए सीख जाते हो, तो एक पैराग्राफ में बोल रहा हूँ, तो हर साल हर दिन 60 वर्ड्स अगर आपके दिमाग से भी थोड़ा बहुत भी जाएगा तो भी आपको वो हेल्प कर सकता है एग्जाम में, तो वो करना। दूसरा एक ये है, तो इसमें 15 दिन में हर रोज 15 क्वेश्चन, तो 15 दिन के कितने हो गए, 225 कुछ हो गए। मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं मैथ ज़्यादा पढ़ाता भी नहीं हूँ। फिर आता है मैथ वाला, मैथ्स के भी सोच लीजिए, हर रोज आप लोग, आपको एग्जाम में 15 क्वेश्चन, तो हर रोज, इसका मतलब क्या है कि यू आर बेसिकली एवरीडे गिविंग 1 क्वेश्चन पेपर, एवरीडे आप एक एक एग्जाम सॉल्व कर रहे हो अगले 15 दिनों तक। इसके 15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हो इंटू 15 डेज, तो इसका भी आपका कितना हो जाएगा, कम से कम 225 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। और हमने सॉल्व करे, मतलब एपीयू के लिए नहीं, लेकिन यूपीएससी के लिए हम लोग 12-12, 15-15 हज़ार एमसीक्यू सॉल्व करते थे एक पॉइंट ऑफ टाइम में। अब देखिए ये हो गया, फिर कौन सा है, राइटिंग। राइटिंग में ट्राई करें कि आप एवरीडे 1 क्वेश्चन, कितने वर्ड का, 500 वर्ड का, यू आर राइटिंग इट और सेंड टू अस, वी विल सेंड टू अस, ताकि हम लोग आपको रिव्यू करके देंगे। इससे फायदा क्या होगा, अगले दिन में सबसे ज्यादा काम कोई चीज आएगी तो वो है हार्डवर्क आपका। हम्म, अगर आप इनफ कॉन्फिडेंट नहीं हो तो उन लोगों के लिए मेरे को कोई नहीं बोलना है जो जो कॉन्फिडेंट है, समझ रहे हो? तो दिस इज अ बेसिक स्ट्रैटेजी, तो थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करना कि जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतने ज़्यादा चांस है। क्योंकि देखो बहुत बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन सॉल्व करके इतना ऑटोमेटिक मोड में हम लोग चले जाते हैं कि हमको पता होता है कि कंक्लूजन बोला है तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत, मुझे पता है कि जस्ट कीवर्ड पढ़ पढ़ के हम लोग सिर्फ पैराग्राफ में कीवर्ड के ऊपर फोकस करने की भी आदत डाल देते हैं। जैसे मेरा है कि मैं ऐसे 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 ऐसे, ऐसे एकदम फास्ट स्कीम अप कर लेता हूँ, तो आप 15 दिन में अपना ओन मेथड डेवलप कर सकते हो रीडिंग का, ऐसे फास्ट एकदम। जैसे मेरा ये होता है कि हाँ एस डी आर ये है, ऐसे 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 ऐसे, तो दिस इज हाउ यू 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 मेक यू ओन मेथड। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है अगर आप इन चीज़ों पे भरोसा रखो तो।
तो ऑल द बेस्ट नाउ गाइस। इवनिंग में उदित सर आपको मिलेंगे। मैं डॉक्यूमेंट आपको भेज दूंगा। उसके बाद अगले वीक सीधा हम लोग सोशल कुछ जो करंट अफेयर है उसके बारे में थोड़ा सा एक प्रॉपर सेशन लेंगे। हम लोग उसके बारे में प्लान कर रहे हैं, उसके लिए बहुत रिसर्च करना पड़ेगा। तो हमने किसी को वो दे दिया है, तो लेट अस वर्क टुगेदर एंड आई होप कि यू ऑल गेट सिलेक्टेड एंड ऑल द बेस्ट नाउ। या थैंक यू। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आज से मैं नहीं सेशन लूंगा कोई। ठीक है, चलो चलो फिर अपन रखते हैं अभी। बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, जय भीम। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। या, जय भीम।